नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का टॉपिक देश के सबसे बड़े राज्य से जुड़ा हुआ है। उस राज्य से जुड़ा हुआ है जहां की एक भी छोटी सी हलचल देश के अंदर एक बहुत बड़ा बवाल मचा देती है, देश के अंदर एक नए विमर्श को छेड़ देती है। ये राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की आज हम बात क्यों कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की बात हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और 3 संकेतों के बाद ऐसा लग रहा है कि मोदी के बाद सिर्फ योगी ही योगी। ये कैसे संकेत हैं? इनमें क्या क्या कहा गया है ये बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि देखिए हाल ही के दिनों में हो क्या रहा है। हाल ही के दिनों में आपने देखा था 19 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अपने पद से हट जाएंगे। ये हर किसी ने घोषणा कर दी थी, ये हर किसी ने कह दिया था। कुछ नेताओं ने तो इस तरह के बयान दे दिए थे, संजय राउत ने इस तरह का बयान दे दिया था, पृथ्वीराज चव्हाण ने इस तरह का बयान दे दिया था। लेकिन हुआ क्या? ढाक के 3 पात। होना कुछ नहीं था, लेकिन हवाबाजी के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। और ये बयान न केवल नेताओं के द्वारा दिए गए बल्कि ये बयान बहुत प्रमुखता से यूट्यूब चैनलों के अंदर भी चले। यूट्यूब में ये कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी की गद्दी बस जाने वाली है। ठीक ऐसा ही विमर्श जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए शुरू होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में बार बार ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री आज हटेंगे या कल हटेंगे। उनके बारे में कई सारी ऐसी बातें कही जाती हैं जो सत्य से बिल्कुल परे हैं। उनके बारे में कई बार ऐसा विमर्श बनाया जाता है जो झूठ की अंतिम पराकाष्ठा होता है। ऐसे इसीलिए हम आज योगी आदित्यनाथ के बारे में बात करने वाले हैं और योगी आदित्यनाथ कैसे अपनी कुर्सी पर मजबूती के साथ बैठे हुए हैं ये मैं आपको समझाने वाला हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से 2017 से जब से वो उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक नए तरह का सुशासन दिया है। ये सुशासन उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति को न केवल सुधारता है बल्कि बहुत तेजी से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फ्रंट्स हैं उसके ऊपर भी राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में न केवल हाईवेज का विस्तार हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत प्रमुखता से बढ़ रहा है, बल्कि राज्य के अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसा कभी नहीं हुआ जब 2017 के बाद 2022 में एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा बहुत दिनों बाद पहली बार हुआ है कि एक सरकार के बाद दूसरी सरकार जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी की आई है। 2017 के बाद 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और तब भी कई तरह के कयास लगाए जाते रहे और वो कयास ये लगाए जाते रहे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान हटा दिए जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है ये है कि योगी आदित्यनाथ अपने पद पर न केवल अटल हैं बल्कि अपने पद पर काम कर रहे हैं। उनके कई सारे डिफरेंसेस भी चर्चा के अंदर रहे, जैसे उनका डिफरेंस जो है AK शर्मा के साथ या फिर केशव प्रसाद मौर्य के साथ या फिर ब्रजेश पाठक के साथ या फिर बाकी अन्य बीजेपी नेताओं के साथ या फिर बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ। तो ये तमाम चीज़ें रहीं जिनके चलते योगी को लेकर कई तरह के कयास लगते रहे और योगी कई तरह की बातें इस तरीके से करते रहे जिसके चलते ये कयास न केवल लगे बल्कि इन कयासों को गति मिला, इन कयासों को बल मिला। लेकिन अब 3 इंडिकेशंस ऐसे हैं जो ये साबित करता है कि योगी योगी हैं। योगी को फिलहाल रिप्लेस करने के बारे में न तो सोचा जा रहा है बल्कि योगी को जिस तरह से वो काम करना चाहते हैं उस तरह से काम करने की खुली छूट दे दी गई है। ये 3 संकेत क्या हैं एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला संकेत आज का है। आज का संकेत क्या है? आज का संकेत है कि जो बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं पंकज चौधरी, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो तो योगी आदित्यनाथ की खटिया खड़ी कर देंगे, ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी के बीच एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन और बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया है और इसका पहला नतीजा ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ब्राह्मणों का सहभोज हुआ था, ब्राह्मण विधायकों का, जिसमें 52 ब्राह्मण विधायक जुटे थे, PN पाठक जो कि कुशीनगर के विधायक हैं उनके घर पर, जिसमें MLC भी थे, जिसमें MLA भी थे, ये तमाम लोग जुटे हुए थे। इस सहभोज के बारे में ब्राह्मण विधायकों से साफ साफ कहा गया है कि अगर उन्होंने ऐसी कोई हरकत फिर से की तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। उनका साफ साफ कहना था, पंकज चौधरी जो कि नए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि किसी भी तरह की राजनीतिक नकारात्मकता के पीछे न पड़ें
भारतीय जनता पार्टी न तो वर्ग विशेष की राजनीति करती है, न धर्म विशेष की राजनीति करती है और न ही जाति विशेष की राजनीति करती है। तो ऐसे चक्रों में वो न पड़ें। उनका कहना था कि ये सिद्धांतों और आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है और सिद्धांतों और आदर्शों पर चलने वाली पार्टी के बारे में हम ये बात बहुत आसानी से कह सकते हैं, हम ये बात बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये इस तरह की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगी। दरअसल ये जो ब्राह्मण विधायक थे, इनकी बैठक के बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि ये ब्राह्मण विधायक ठाकुर लोग जो हैं, जिनका बहुत ज़्यादा प्रभुत्व है इस सरकार के अंदर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप लगता है कि वो खुद ठाकुर समुदाय से आते हैं और ठाकुरों का वर्चस्व इस पूरी की पूरी सरकार के अंदर है, इस पूरी की पूरी जो है गवर्नमेंट के अंदर है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इन तमाम आरोपों को धता बताया है और योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अपने ढंग से अपना काम कर रहे हैं। इसी बीच जो है ये जो ब्राह्मण विधायक थे, इनकी बैठक हुई और ब्राह्मणों के बारे में ये कहा जा रहा था और पिछले चुनाव के बाद वक्त भी 2022 के वक्त भी जब कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें ब्राह्मणों के को लेकर कई तरह के सवाल उठे और ब्राह्मणों को लेकर कई तरह की बातें की गई, तब ये आरोप बड़ी प्रमुखता से लगे थे कि ब्राह्मण योगी आदित्यनाथ की सरकार से नाराज हैं और 10 से 12% टोटल ब्राह्मण जो हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। ऐसे में एक बड़ा चंक बनता है और ये बड़ा चंक जो है इस बात को साबित करता है, इस बात को बताता है, इस बात की तस्दीक करता है कि ये ब्राह्मणों का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से जाता रहा है, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा से बीजेपी के बड़े वोटर रहे हैं। लेकिन जानबूझकर योगी आदित्यनाथ और ब्राह्मणों के बीच एक खाई खोदने की कोशिश की गई और एक खाई इस बैठक के बाद भी खुद ही ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था। लेकिन जिस तरह से पार्टी ने इस तरह की बैठकों को रोका है, इससे पहले ठाकुर विधायकों की एक बैठक हुई थी, इस बैठक को सहभोज नाम दिया गया था, लेकिन ठाकुर विधायकों की जो बैठक हुई थी उसको कुटुंब नाम दिया गया था। ये ठाकुर विधायक भी जो हैं वो अपना से गवर्नेंस के अंदर बहुत अच्छी तरह चाहते थे, लेकिन ये ठाकुर विधायकों की बैठक क्यों हुई, ये ब्राह्मण विधायकों की बैठक क्यों हुई और इसके पीछे कौन था, पार्टी ने इसके ऊपर जाने की बजाय सबको एक साथ जवाब देने का सोचा और सबको एक साथ जवाब यही दिया गया कि अगर आगे से इस तरह की बैठक हुई, अगर आगे से इस तरह का कोई भी आयोजन हुआ तो इसे राजनीतिक नकारात्मकता माना जाएगा और आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला मैसेज जो पंकज चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद दिया है, वो मैसेज ये है कि अब जो है किसी भी तरह की अनुशासनहीनता पार्टी के अंदर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ये जो गोलबंदी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ब्राह्मण विधायक कर रहे थे, इसको तुरंत जो है फुल स्टॉप मिलेगा, इसको तुरंत फुल स्टॉप लगेगा और इस फुल स्टॉप के लगने के बाद योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व, उनकी बात, उनका सिक्का और भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के अंदर चलेगा, इस बात की पूरी संभावना है। तो पहला संकेत तो पंकज चौधरी का था, लेकिन जो दूसरा संकेत था वो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रेरणा स्थल के कार्यक्रम के लिए लखनऊ गए थे और वो लंबे समय तक मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुफ्तगू करते दिखे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी लंबी प्रशंसा की। जब राजनाथ सिंह मंच पर भाषण कर रहे थे उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री योगी के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए। इस बातचीत के बाद दोनों का बॉडी लैंग्वेज कुछ इस कदर से नजर आ रहा था कि दोनों के बीच आपस के अंदर एक अनोखा बॉन्ड हो, एक अनोखा कोऑर्डिनेशन हो और एक अनोखी दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग हो। ये तीनों चीज़ें इस बात में साफ साफ नज़र आ रही थी। तो ये दूसरा पॉइंट था जिससे लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो फिलहाल अपने पद पर बने हुए हैं। मंच पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुत सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं खुद यूपी से सांसद हूं और मुझे इस बात का गर्व है कि यूपी के मेहनत कश लोग जिस तरीके से राज्य के अंदर अपना पूरा का पूरा जो मेहनत के साथ अपनी पूरी की पूरी एनर्जी राज्य के विकास के अंदर लगा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कभी यूपी
खराब कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता था, लेकिन अब विकास के लिए और पर्यटन के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लगन के साथ काम कर रहे हैं वो अपने आप में दिखाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लिए नई और लंबी लकीर खींच दी है। भूलिए मत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लंबे समय के बाद दूसरी बार चुनकर आने वाले मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में बेहद कम ही रहा है कि कोई मुख्यमंत्री दूसरी बार वहां पर चुनकर आए। 2017 में वो मुख्यमंत्री बने थे, 2022 में उन्होंने फिर से सरकार बनाई और उनका ये कोऑर्डिनेशन लगातार प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर बन चुका है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन चुका है और इसके अलावा अब राष्ट्र प्रेरणा स्थल बन गया है। ये साबित करता है और ये बताता है कि दोनों के बीच, राज्य और केंद्र के बीच किस तरीके का कोऑर्डिनेशन है और किस तरह का काम दोनों को मिलकर करना चाहिए। उनका मानना है कि ये डबल इंजन सरकार जो है वो प्रदेश को एक नई गति, नई ऊर्जा और नए संकेत दे रही है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो पहला इंडिकेशन क्या था? पंकज चौधरी ने ब्राह्मण विधायकों को जो है वो साफ साफ कह दिया, उन्होंने ब्राह्मण विधायकों को साफ साफ कह दिया कि आपने अगर आगे कोई हरकत की तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये दूसरा इंडिकेशन है जो ये साबित करता है कि मुख्यमंत्री योगी कहीं जाने वाले नहीं है। तीसरा इंडिकेशन क्या है? तीसरा इंडिकेशन आरएसएस ने ये साफ संकेत दे दिया है कि अगर मुख्यमंत्री योगी की आपने खिलाफत की तो उसे बीजेपी और संगठन की खिलाफत माना जाएगा। कैसे भागवत ने ये कहा है ये मैं आपको समझाऊंगा। आपको याद होगा ध्वजारोहण कार्यक्रम में जो कि अयोध्या के अंदर हुआ था, वहां पर मुख्यमंत्री योगी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन और दोनों के बीच की बॉन्डिंग देखी जा सकती थी और दोनों के बीच किस तरह का कोऑर्डिनेशन है इस बात को भी बहुत बेहतर ढंग से समझा जा सकता था। लेकिन इसके बाद जो है 2 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की एक बड़ी बैठक होती है। इस बैठक के अंदर अरुण कुमार, दत्तात्रेय होसबोले और तमाम वो लोग मौजूद होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। ये तमाम लोग बैठते हैं और ये तमाम लोग बैठ के ये बात को साफ कर देते हैं कि हमारा 2027 का चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे और योगी आदित्यनाथ के अलावा और कोई चेहरा जो है वो आएगा नहीं और न ही उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा ये साफ कहा गया कि आरएसएस और बीजेपी दोनों जो है चेहरे और मुद्दा तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे और साथ ही साथ जो है ये भी कहा गया कि लोकसभा की तरह बीजेपी और आरएसएस में किसी भी तरह का कोई मतभेद या मनभेद नहीं है। आपको पता है लोकसभा चुनाव के वक्त क्या हुआ था? लोकसभा चुनाव के वक्त ये हुआ था कि लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरएसएस के खिलाफ कुछ बयान दिया था जिसके चलते दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा गया था। लेकिन अब ये तीसरा सबसे बड़ा संकेत है जो ये साबित करता है कि अब योगी ही 2027 का चेहरा होंगे। यहाँ पर ये बात मैं प्रमुखता से बता दूं कि पहला पंकज चौधरी द्वारा बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों को अल्टीमेटम दिया जाना, ठाकुर विधायकों को अल्टीमेटम दिया जाना, दूसरा प्रधानमंत्री मोदी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना और तीसरा आरएसएस का बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के पक्ष में खड़ा हो जाने वाला, ये तीनों संकेत है जो बताते हैं कि योगी ही 2027 का मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और उनको हटाने की फिलहाल कोई बात नहीं है। तो दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा था कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में बार बार ये खबरें गिराई जाती कि वो अब हटने वाले हैं, तब हटने वाले हैं, आज हट जाएंगे, कल हट जाएंगे, परसों हट जाएंगे, उनकी जगह कोई नया चेहरा आएगा, कोई नया नाम लेके आएगा। दिल्ली जो है उनसे बहुत परेशान है, दिल्ली उनसे बड़ा नाराज है, दिल्ली के कई लोग हैं उनको चाहते नहीं है, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने आपको 3 रीजन बताए। सबसे पहला रीजन मैंने आपको ये बताया कि पंकज चौधरी ने जिस तरह से ब्राह्मण नेताओं की क्लास लगाई है उसके बाद ये साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री योगी ही चेहरा है। जो कल बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच दिखाई दी वो भी ये साबित करता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही 2027 का चेहरा है। इसके अलावा
जो बैठक आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की हुई थी उसमें भी ये साफ हो गया कि 2027 के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे। इसी के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ शांतनु गुप्ता जी हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर न केवल एक फिल्म लिखी है, बल्कि उनकी फिल्म की स्क्रीनिंग देश और विदेश चारों तरफ चल रही है, और अभी अभी वो रुड़की से लौटे हैं इस फिल्म की स्क्रीनिंग को खत्म करके। तो शांतनु जी, ये चर्चा क्यों हो जाती है, क्या कारण है इसका? मेरे ख्याल से देखिए, क्लिकबेट के जमाने में जहां पे इस तरह की खबर चटपटी है, आप किसी भी खबर में, ये स्टैंडर्ड फीचर है, किसी भी यूट्यूबर से पूछ लीजिए, उसमें मोदी योगी लगा दें अगर, तो पहले उसकी क्लिकबेट बढ़ जाती है। और मोदी योगी में अगर आप लड़ाई लगा दें, मोदी अमित शाह योगी में लड़ाई लगा दें, तब तो फिर कहने ही क्या। तो ये टिपिकल क्लिकबेट है। और जैसे मैं आपसे पहले भी कह रहा था, कुछ लोग हैं वो 8 PM घटक के 4 PM पे इसका, और उनको सक्सेस भी मिल रही है इसलिए। तो मेरे ख्याल से चटपटी खबरें चलती रहती है। मैं आपको बताता हूँ मजे की बात। आपको याद है दीपक भाई, 2021 में जब कोरोना अपने चरम में था, जो सेकंड वेव जब आई थी, और 5 जून को योगी जी का जन्मदिन होता है, जो उनका घोषित जन्मदिन है 5 जून को होता है, तो सब लोग उनको बधाई देते हैं। उस दिन प्रधानमंत्री ने ट्वीट नहीं करा। 5 जून 2021 को ट्वीट नहीं करा, नहीं तो वो तो स्टालिन के बर्थडे पे भी ट्वीट करते हैं मोदी जी। तो ट्वीट नहीं करा। तो सुबह से सारे चैनल लेके बैठ गए, देखो दोनों आपस में टेंशन है, देखो ट्वीट तक नहीं करा बर्थडे का। और फिर थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से एक्सप्लेनेशन आ गया कि भाई थोड़ा माहौल अच्छा नहीं है, तो सेलिब्रिटी ट्वीट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एएनआई पे खबर आई कि उन्होंने फोन करके योगी आदित्यनाथ को बधाई दे दी। अब इस लेवल की खबरें हैं कि ट्वीट नहीं करा, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता, मेरे को फॉलो नहीं करा, लाइक नहीं करा। भाई अगर आपस में कुछ गड़बड़ होगी राजनीतिक, तो बात कर लेंगे मिट के। और जिस तरह से संघ परिवार, जिस तरह से भाजपा ऑपरेट करती है, वो ऐसे नहीं करती है ना कि तुमने मुझे ट्वीट नहीं करा, तुमने मुझे अनफॉलो नहीं करा। फिर दूसरी खबर आई है उसके 2 हफ्ते बाद, कि भाजपा के उत्तर प्रदेश के फेसबुक पेज पे मोदी और अमित शाह का चेहरा नहीं। और सच में नहीं था। मैंने वो, मेरे को परिचय को था जो लड़का चलाता था उस समय, मैंने कहा भाई क्या है, कह रहा सर हमारे यहाँ तो भैया पिछले 6 साल से कभी चेहरा नहीं रहा, क्योंकि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष तो बड़ा भर जाता है, तो हम ये अपने 5 प्रदेश के चेहरे ही लगाते हैं, नहीं लगाते। तो फिर सारे उन्होंने पोस्ट करे, आज तक जितने 6 के 6 बैनर रहे हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ कि डिबेट का लेवल इतना चला जाता है कि फेसबुक पे बैनर पे क्या है, किसने किसको ट्वीट करा, किसने किसको लाइक करा, उससे सरकारें गिरने लगती हैं। एक आखिरी बात, आपको पता है हर मुख्यमंत्री को गवर्नर से मिलना होता है, समय समय से मिलते हैं गवर्नर। अब योगी जी क्या पता डिसिप्लिन व्यक्ति है, तो बिल्कुल अपने कोरम के हिसाब से, जैसे महीने के महीने 15 दिन में वो जाके मिलते हैं। मतलब उसमें से आधी बार क्या हर बार गवर्नर से मिलने पहुंचे योगी आदित्यनाथ, क्या दे सकते हैं आज इस्तीफा, अरे वो मिलने जाते हैं, वो गवर्नर से मिलना होता है। सरकार गवर्नर की होती है, राष्ट्रपति की होती है, और मुख्यमंत्री उसका चेहरा होता है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, और वो अपनी सरकार के बारे में बताने जाता है। तो कई मुख्यमंत्री उसको नहीं करते हैं, योगी आदित्यनाथ उसको डिसिप्लिन वाइज हर बार करते हैं। तो जैसे ही उनका काफिला निकलता है गवर्नर हाउस की तरफ, उनकी सरकार गिर जाती है। तो ये तो मेरे ख्याल से कॉमेडी शो हो चुका है मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में, पर योगी सरकार का गिरना। ये कॉमेडी शो को लोग खरीदने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई है। आपने कहा कि ठीक है, अच्छा क्लिकबेट होता है, अच्छा हाँ आपको लाइक्स और सब्सक्राइब के लिए लोग मिल जाते जी। हैं, लेकिन लोग इन बातों को इतना सीरियसली क्यों और किस कारण से ले लेते हैं? मेरे ख्याल से शायद सीरियसली लेते भी ना हो, क्योंकि वोट तो कर ही रहे हैं ना योगी को, 2 बार वोट कर ही चुके हैं। तो मेरे ख्याल से, और अभी और चुनाव भी आने वाले हैं, देखने को मिलेगा। लेकिन वो चटपटी खबर है कि जितना बड़ा आदमी उसकी खबर उतनी बड़ी। तो ऐसा आप किसी और के बारे में कर देंगे, अमिताभ बच्चन के बारे में कर देंगे। आपने बोला अभी कोहली और रोहित शर्मा में लड़ाई, देखिए वो भी क्लिकबेट है। 2 बड़े लोगों के बारे में, जिसके बारे में लोग इंटरेस्टेड है, उनकी आप लड़ाई दिखाएंगे या उनका कुछ प्रेम भी दिखाएंगे, तो दोनों तरफ की चीजें चलती है। लड़ाई, नेगेटिव न्यूज ज्यादा चलती चलती है। तो मेरे ख्याल से वो क्लिकबेट है, कई लोग इसी पे पल रहे ठीक है। हैं। मैं अब आपसे ये समझना चाहता हूँ, ये जो ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग हुई, इसको आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं? पिछली बार भी आपको याद होगा जब विकास दुबे का कांड हुआ जी था, तब बड़ा ये विवाद चला कि जो तमाम ब्राह्मण विधायक हैं जो हैं वो, और ब्राह्मण नेता जो हैं वो योगी आदित्यनाथ से बड़े नाराज है, ब्राह्मण समाज बड़ा नाराज है, एकजुट होके बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा, जो होते हुए दिखाई जी। नहीं दिया। तो ये इतनी रोमांटिक स्टोरी क्यों है ब्राह्मण समाज वाली? देखिए, 2 बातें हैं। अगर आप भाजपा का ट्रेडिशनल वोट देखें, जिसको ब्राह्मण बनिया पार्टी बोला जाता था, और आज भी मरी सी मरी हालत में, जिस स्टेट में बीजेपी अच्छा नहीं करती है, जिस चुनाव में अच्छा नहीं करती है, वहां पे भी 80 से 85% ब्राह्मण भाजपा को वोट करता है। बल्कि ठाकुरों में वो करीब 70 75 आ जाता है, बनियों में कभी 70 75 आ जाता है। लेकिन ब्राह्मणों में मैंने नहीं देखा किसी भी सर्वे में कि 80 से 85% ब्राह्मण भाजपा को वोट नहीं करा किसी भी स्टेट में, राष्ट्रीय चुनाव में, पहली बात। तो ब्राह्मण वोट तो इंटैक्ट है। अब देखिए, हर आदमी की बहुत सारी आइडेंटिटी होती है, और वो उस आइडेंटिटी के आधार पे मिलता भी है। भाई पुरुषों की मीटिंग हुई, महिलाओं की मीटिंग हुई, भाई पूर्वांचल की मीटिंग हुई, पश्चिम के लोगों की मीटिंग हुई, भाई लोहा मंडी व्यापारियों की मीटिंग हुई, कोई और धंधा करने वालों की मीटिंग हुई। तो वैसे ब्राह्मण समाज भी आपस में मिल सकता है। और आपने देखा
उसमें बहुत सारे लोग आमंत्रित भी नहीं थे। कल एक डिबेट में हर्षवर्धन वाजपेयी जो प्रयाग से विधायक है, उन्होंने कहा मुझे तो इनविटेशन भी नहीं आया। मतलब प्रयाग के हर्षवर्धन वाजपेयी को छोटे ब्राह्मण है क्या, उनको नहीं बुलाया? तो पहले तो वो कितनी कोऑर्डिनेटेड थी, और वो क्या रैंडम थी, ऐसे कुछ लोग मिलके। और दूसरा देखिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है, कितनी भी जाति जा रही है। वो तो हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी ने जाति को गौड़ करने का काफी प्रयास करा है। जाति चुनाव में फैक्टर होता है दीपक भाई, लेकिन वो पहला प्राइमरी फैक्टर जो हुआ करता था वो अब नहीं। अब है कि आपकी गवर्नेंस कितनी अच्छी है। एक व्यक्ति जब वोट देखने जाता है, देखता है मेरा जीवन मोदी योगी ने कितना सुधारा है, कि मैं सुबह से उठकर मैं जिस टॉयलेट में जाती हूँ, जो मैं नल खोलती हूँ, जो मैं गैस जलाती हूँ, जो मुझे सुरक्षा दिखती है, जो मेरे अकाउंट में पैसा है, सब मोदी योगी की बदौलत है। उसका जीवन आपने परिवर्तित कर दिया तो फिर वो बनिया ठाकुर भूल जाती है। जैसे उसका जीवन खराब होता है, वो फिर अपनी आइडेंटिटी पे वापस आ जाती है। तो आइडेंटिटी को गौड़ तो कर दिया, लेकिन आइडेंटिटी चली गई है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो उस आइडेंटिटी में दबाव बनाने ऐसे लोग मिलते रहते हैं। और आपने जैसे बताया कि भाजपा में नॉर्मली अगर इस तरह की चीज को अनुशासनहीनता माना जाता है। और अच्छी बात है कि जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, पुराने पॉलिटिशियन है, 7 बार के सांसद हैं, तो उनका कद है बड़ा, तो उन्होंने क्लास भी लगाई। और देखिए, उसमें मैं देख रहा था शैलमणि त्रिपाठी भी बैठे, दो योगी जी के काफी करीबी हैं उनके। तो मतलब उसी टाइम जो वो मीटिंग चल रही, तो 4 रिट्वीट करे हुए थे उन्होंने, योगी आदित्यनाथ के ट्वीट्स को रिट्वीट करा हुआ था। तो एक प्रेशर ग्रुप तो बनता ही है, हर आदमी अपना प्रेशर लगाने की कोशिश करता है, अपने अपने क्षेत्र की, अपनी जाति की, अपने प्रोफेशन की। तो उसकी एक आधारित मीटिंग होगी और ठीक भी है वो। ऐसा प्रेशर तो देखिए, पॉलिटिक्स प्रेशर के बिना हो ही नहीं सकती ना, तो वो तो चलता रहेगा। हाँ, उसमें चटपटी खबर बनेगी तो ठीक है, कुछ दिन वो भी एक क्लिक बेट है। अब मैं आपसे समझना चाहता हूँ आरएसएस और योगी आदित्यनाथ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आरएसएस और योगी आदित्यनाथ, क्या आप संबंध सामान्य हैं, क्या आप संबंध बेहतर हो चुके हैं, या दोनों के बीच एक अच्छा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट देखने को मिल रहा है? देखिए, पहली बात, मैं इससे पहले एक कहना चाहूंगा दीपक भाई। एक बात कही जाती है कि योगी आदित्यनाथ आरएसएस से नहीं आते, भाजपा से नहीं आते ना, ये बड़ी कॉमन बात कही जाती है कि वो टिपिकल भाजपा कैडर से नहीं आते और वो आरएसएस से नहीं आते। पहले तो मैं इस बात का खंडन करना चाहूंगा कि वो आरएसएस से नहीं आते। मैंने उनकी जीवनी लिखी है, उन पर फिल्म लिखी है। वो 3 साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे, जब वो कॉलेज में कोटद्वार में थे। आप जाके वहां पता कर लीजिए उस समय के उनके रोल्स में है। और वहां पे उन्होंने एक चुनाव भी लड़ा, पहली बात। दूसरी बात, राम मंदिर की करीब दीपक भैया 5 कमेटियां बनी अलग अलग, अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में। उन सबके अध्यक्ष महंत अवैधनाथ थे, पांचों के पांचों के। चाहे वो 84 की बात हो, 89 वाली हो, 91 वाली हो, केस के बाद वाली हो, जब तक वो जीवित रहे, सारी कमेटियों के अध्यक्ष महंत अवैधनाथ थे। क्योंकि अशोक सिंघल जी का कहना था कि राम मंदिर की हर कमेटी का अध्यक्ष एक संत होना चाहिए, और वो महंत अवैधनाथ थे। और अभी भी पूर्वांचल की जो भी आरएसएस का बड़ा वर्ग लगता है, चाहे वो प्रथम वर्ग हो चाहे द्वितीय वर्ग हो, वो गोरखपुर के आश्रम के अंदर ही लगता है, उसी में लोग रहते हैं, उसमें मोहन जी भी जाते हैं। आज की बात नहीं है, जब मुख्यमंत्री नहीं थे। मेरे पास बहुत सारे चित्र हैं, बड़े ऐसे चित्र हैं जो मैंने कभी डाले नहीं है, क्योंकि लोग उसका अलग मतलब निकाल सकते हैं। मोहन भागवत जी योगी आदित्यनाथ के पैर छू रहे। अब वो तब तो वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे जब मेरे पास चित्र है, क्योंकि मोहन भागवत जी किसी भी संत का पैर छुएंगे, चाहे वो 18 साल का लड़का भी हो, बालक क्यों ना हो। तो पहले तो जो आरएसएस के रिश्ते हैं मठ से और योगी आदित्यनाथ से, वो बहुत ही मतलब प्रगाढ़ है। वो उनको अपना एक नेचुरल एक्सटेंशन मानते हैं, पहली बात। योगी आदित्यनाथ का एक इंडिपेंडेंट काम करने का तरीका है ना, वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन है। क्योंकि ऐसी विरासत बहुत कम रही होगी, कोई 19 साल पार्लियामेंट में रह के कोई मुख्यमंत्री बना, मेरे ख्याल से भारत में कोई ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं है। और उसके पहले वो इतना बड़ा मठ संभालते हैं जिसमें इतने सारे इंस्टीट्यूशन, तो उनको अपने एरिया की समझ है, तो आप उनको बहुत ज्यादा डिक्टेट नहीं कर सकते। तो ऐसा हुआ है, मैंने जितनी मेरी जानकारी है, कई बार पार्टी के साथ, कई बार केंद्रीय नेतृत्व के साथ, कई बार संघ के साथ, ऐसा कि भाई मैंने 5 बातें कही, तो उसमें 2 में सहमति हो गई, 2 में सहमति नहीं हुई। लेकिन असहमति लड़ाई का प्रतीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और संघ में चाहे पहले कृष्ण गोपाल जी पार्टी का समन्वय देखते थे, अभी अरुण जी पार्टी का समन्वय देखते हैं, या इधर से क्षेत्रीय प्रचारक जो है महेंद्र जी, या उधर से क्षेत्रीय प्रचारक जो है अनिल जी। बिल्कुल अच्छा समन्वय है, बातें होती हैं उनके, जिस तरह से वो मतलब समन्वय होता होता है। लेकिन हाँ, एक जो इंडिपेंडेंट बड़ा लीडर होता है उस तरह से काम करना, और ये नरेंद्र मोदी के साथ भी है। जब आप जिस तरह से काम आप किसी छोटे लीडर के साथ कर पाएंगे, या किसी और नए मुख्यमंत्री के साथ कर पाएंगे, जैसे रेखा गुप्ता जी हो गए, मैं नहीं कह रहा हूँ वो छोटी नेता, लेकिन हाँ नहीं है। या फिर आप सैनी जी के साथ हरियाणा में कर पाएगा सर, वैसा वो शायद नरेंद्र मोदी के साथ, वैसा वो अमित शाह के साथ, वैसा योगी आदित्यनाथ के साथ समन्वय अलग तरह का होगा, क्योंकि वो दे आर पीपल इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी। तो उतना है। हाँ, लेकिन समन्वय पूरा है। और भाई देखिए, संघ को योगी आदित्यनाथ से बड़ा संघी, या उतना बड़ा राष्ट्रवादी, उतना बड़ा हिंदुवादी कहाँ मिलेगा? तो उनके लिए तो वो पोस्टर बॉय है। आप संघ की किसी भी, जैसे मैं मूवी की स्क्रीनिंग करा रहा हूँ, उसमें आधे लोग संघ के ही होते हैं। वीएचपी के दोनों प्रवक्ता मेरी मूवी की स्क्रीनिंग में आए, उन्होंने बकावत फोटो डाली। तो वो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कोई समन्वय नहीं है। बीच बीच में हाँ हाँ, मतलब कुछ बातों में एग्रीमेंट नहीं होता, फिर वो बैठक बैठती है, और यही भाजपा की खूबी है।
मतलब भाजपा में बड़ा अच्छा है कि अभी बिहार चुनाव में बात कर रहा था, 5 लोगों की टीम इसलिए थी जो रूठ गए उनको मनाने के लिए। मतलब रूठों को मनाने के लिए भी एक टीम बनाई जाती है और वो उनको बिठाया जाता है, उनको मंच पर बुलाया जाता है, उनसे गले मिलवाया जाता है, उनको अलग से सम्मान दिया जाता है। तो ये एक बिल्कुल परिवार की तरह है कि ना, जैसे परिवार में भाई 2 बच्चे हैं, आपने एक को साइकिल दिलवा दी, दूसरों को अभी आपका बजट नहीं है तो आप उसको मनाते हैं बिठा के। तो इस तरह से जो चलता है भाजपा, अगर वो अपनी ये परिपाटी परिवार जैसी चलाती रहे तो उनका मतलब भविष्य आपको अच्छा ही दिखे। आखिरी चीज और जी। आखिरी पॉइंट ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी कैसे हैं दोनों के आपस के संबंध? क्या बता पाएंगे, क्या इंसाइट दे पाएंगे आप इस पे? देखिए, 2 बातें मैंने जितनी बार, जब मेरा प्रधानमंत्री से तो मिलना नहीं होता है, बहुत पहले एक बार हुआ था। जब भी मुख्यमंत्री से मिलना होता है तो उनके बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, थोड़ी पॉलिटिकल गॉसिप भी होती है। प्रधानमंत्री के लिए जब भी उनका शब्द निकलता है इतना रेस्पेक्टफुली निकलता है जो मैंने नहीं देखा किससे बात करते हैं, और वो नेचुरल है। एक होता है फोर्सफुल, भाई प्रधानमंत्री का नाम है तो उसमें आदरणीय लगा लो, लेकिन वो बड़ा रेस्पेक्टफुल होता है। दूसरा, प्रधानमंत्री की तरफ से आपने किस मुख्यमंत्री के लिए देखा उन्होंने ऐसा कहा, जैसे उन्होंने कहा बनारस में एक बार, आपको रैली में याद होगा कि भाई हमारे चर्चित मुख्यमंत्री हैं और मुझे तो गर्व है कि मेरे भी मुख्यमंत्री हैं। मेरे मतलब मैं भी यहीं से सांसद हूँ, मैं भी उत्तर प्रदेश से सांसद हूँ, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, मेरे प्रदेश के वो। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को भी ओनरशिप ली, बनारस की भी ओनरशिप ली, अपने मुख्यमंत्री की भी ओनरशिप ली। एक बार गोरखपुर का एक्सप्रेसवे लॉन्च करते समय उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश बना दिया है। एक बार उन्होंने कहा योगी प्लस यूपी उपयोगी, ऐसा नारा, मतलब एक जार्गन, एक एक संज्ञा दे रहे हैं प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर और बुलवा रहे हैं कम से कम 3 मिनट तक जनता से। ऐसी संज्ञा मैंने किसी और मुख्यमंत्री के लिए देते नहीं देखा। और जब वो दोनों मिलते हैं, आपने देखा जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज होती है, चाहे वो पुराना हमने फोटो देखा है जो गले में हाथ डाल के शायद 2022 के इलेक्शन के पहले आया था, मैं शायद 24 के पहले, मैं भूल रहा हूँ कब आया था वो फोटो। 22 के पहले। 22 के पहले, चाहे वो फोटो हो जो उनकी आपस में जब वो केमिस्ट्री होती है, जब वो मंच पे बैठे होते हैं, आपने खासकर वो मोमेंट देखा करिए। हर बार मैंने देखा है जब भी नरेंद्र मोदी जी आते हैं, नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश बहुत आते हैं, अभी 2 दिन पहले वो लखनऊ जाके आए, जो पार्क का उद्घाटन हुआ। बनारस तो वो ड्रॉप ऑफ द हैट चले जाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ उनको क्या गिफ्ट देंगे उसकी अच्छी चर्चा चलती है इंटरनली भी मुख्यमंत्री कार्यालय में, कि सोच के बहुत सुंदर सी चीज दी जाए, जैसे आप अपने पिता को, अपने गार्जियन को कोई अच्छी चीज देना चाहते हैं। और जब योगी जी दे रहे होते हैं, तब आप दोनों का फेस रीडिंग देखिए, एक बड़ी गुरु शिष्य कहें या पेट्रन कहें या गार्जियन कहें, जैसी एक मुस्कान होती है। तो बहुत प्यारी, बहुत अच्छी, बड़ी सीखने जैसी रिलेशनशिप है। और जैसे वो गवर्नर के पास जाते हैं, हर 1.5 महीने में, 2 महीने में आपको एक फोटो दिखेगी, चाहे बाकी सीएम मिलते हो ना मिलते हो। योगी आदित्यनाथ का एक डिसिप्लिन तरीका है काम करने का, क्योंकि वो मठ से आते हैं, हर चीज की भाई 15 दिन के बाद गवर्नर के पास जाना है तो जाना है, ये मीटिंग्स होनी है तो होनी है, ये कैबिनेट मीटिंग ऐसे होनी है तो होनी है, 2-2.5 महीने बाद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास जाना, रिपोर्ट लेके जाना है, और वो जो मैंने पिछली बार दी थी उसका मुझे ब्यौरा देना है। ऐसे नहीं रैंडम दिया है, फोटो खिंच गई, पॉलिटिकली एक टिक मार्क हो गया। तो उस डिसिप्लिन से काम करते हैं। और प्रधानमंत्री इस तरह के डिसिप्लिन वाले व्यक्ति को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद बहुत डिसिप्लिन व्यक्ति हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत बहुत अच्छा, और अच्छी अच्छी केमिस्ट्री है दोनों के बीच में, जो हम पता लगता है हम लोगों को। चलिए शांतनु जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात की। फिर हम अपने मेरे इस यूट्यूब के मंच पे आपसे जुड़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे और कई सारी चीजों पर गपशप हमारी इसी तरीके से चलती रहेगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आनंद आया दीपक भाई।